बहू जी, बहू जी, हे भगवान, अरे कोई जल्दी आओ, बहू जी ऊपर से गिर गई। अरे कोई आओ ना, शायद अभी जान बाकी हो। अरे ये तो 3 नंबर वाली छोटी बहू है, लेकिन ये ऊपर से नीचे कैसे गिर गई? पता नहीं कैसे गिर गई, जल्दी से जाओ उनको बुला के लाओ। बहू जी, अरे ये कोई आया है। अरे अरे देखिए, आप भी देखिए, बहू जी नीचे गिर गई ऊपर शायद से। अभी जान बाकी हो, देखिए जल्दी से। हे भगवान, बचा लो बहू जी को। अरे जल्दी क्या, अरे जल्दी क्या, जल्दी। अजय अर्चना की बॉडी को पास ही के गोविंदराम अस्पताल ले गया, जहां पर उसकी अच्छी जान पहचान थी। उधर अनारो इस घटना की रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन पहुंची। वो मैं गुप्ता बिल्डिंग के सामने झाड़ू लगाती हूँ, ऊपर से बहू जी गिर गई। बहू जी कौन? जी वो 3 नंबर वाले सुदर्शन लाल जी की छोटी बहू। तुमने जब उन्हें देखा तो वो जिंदा थी क्या? मुझे कुछ पता नहीं जी, बिल्कुल पता नहीं। आप चलिए जल्दी से। 1 सेकंड रुको। इंस्पेक्टर पाथर ने तुरंत एक फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को फोन करके गुप्ता बिल्डिंग पहुंचने को कहा। वो खुद अनारो के साथ एक हवलदार को लेकर गुप्ता बिल्डिंग की तरफ निकल पड़ा, जो कि पुलिस स्टेशन से कुछ ही दूरी पर थी। वहां पहुंचकर उसने वो जगह सील कर दी जहां पर अर्चना गिरी थी। साहब जी, मैं यहाँ झाड़ी लगा रही थी, मैंने देखा छोटी बहू जी ऊपर से गिर गई। सुनो, इस पूरे एरिया को सील कर दो, यहाँ पर कोई नहीं आएगा। और जैसे फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स आते हैं उन्हें लेकर अंदर आओ। यहाँ का दरबान कौन है? जी मैं हूँ साहब। आप मुझे सुदर्शन लाल जी का घर। आइए सर। चलिए। बाबूजी को हरिद्वार से बुलवा लेते हैं। अब तू क्यों इस तरह मातम मना रही है? सुदर्शन लाल जी? जी वो तो हरिद्वार गए हुए। आप? मैं अजय, सुदर्शन लाल जी का छोटा बेटा। अर्चना आपकी पत्नी थी, आज सुबह उसकी मौत हो गई। आप बता सकते हैं उनकी मौत के बारे में कुछ? जा बहू, तू अंदर जा, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या बात है भाई साहब? अब हम कैसे बताएं कैसे हुआ? अर्चना रोज सुबह कबूतरों को दाना डालने जाती थी, आज भी गई होगी। पता नहीं कौन सी सुध में रहती थी। मैं तो पूजा कर रही थी, शायद पांव फिसल गया होगा छत पर से। तो आपने पुलिस को इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? जी मुझे लगा अभी वो जिंदा है, इसलिए हम सबसे पहले उसको हॉस्पिटल ले गए। कहाँ जा रहे हैं आप? अंदर जाना है। अंदर नहीं जा रहे थे आप? हटिए, कैसे नहीं जा सकते? अरे आप अंदर जा रहे थे? क्या बात है? अर्चना कहाँ है? आप कौन है? जी मैं उसका बड़ा भाई। आई एम सॉरी, शी इज डेड। फोन की छत से गिरकर। ये तुमने मेरी बहन को मार डाला? क्या बात करते हैं भाई साहब? अर्चना का पाँव फिसल गया। पाँव नहीं फिसला है, तूने उसे छत से धक्का दिया है। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इसको, इसने मेरी बहन को मारा है। साहब फिंगरप्रिंट वाला है। ठीक है, जाओ। बॉडी कहां पर है? पास के गोविंदराम हॉस्पिटल में। आप चाहें तो आप घर जा सकते हैं, मैं बाद में आके आपसे बात करूंगा। ऊपर जाने के कितने रास्ते हैं यहाँ पर? साहब 2, लिफ्ट और सीढ़ियों। जब लिफ्ट खराब होती है ना तो साहब सीढ़ियों का दरवाजा खोल दिया जाता है। आज जब मैं ड्यूटी पर आया तो मुझे पता लगा कि लिफ्ट खराब है, तो साहब मैंने सीढ़ियों का दरवाजा खोल दिया। कितने बजे की बात थी ये? यही कोई 6 बजे होंगे साहब। ठीक है, चलो देखते हैं। इंस्पेक्टर पाथर को सीढ़ियों में एक छोटा चाकू मिला। उसे छत के पास टूटी हुई चूड़ियां भी मिली। छत की मुंडेर के पास से उसे एक जोड़ी लेडीज सैंडल्स मिले।
लेकिन दाएं पैर की सैंडल बाईं तरफ और बाएं पांव की सैंडल दाईं तरफ थी। एक बात समझ में नहीं आई, अगर अर्चना ने यहां से छलांग लगाई थी तो वो उस छज्जे से क्यों नहीं टकराई? पीछे चलिए आप लोग। खून की एक भी बूंद नहीं है यहां पर। जी सर। वेरी स्ट्रेंज। बड़ी देर लगा दी। अर्चू कहाँ है? संदीप, अर्चना कहाँ है? तुम्हारे साथ आने वाली थी ना? संदीप, अर्चना कहाँ है? मेरे अर्चू कहाँ है? इंस्पेक्टर साहब आए हैं आपसे मिलने। माफ कीजिए, मैं आपसे अर्चना के बारे में कुछ पूछताछ करने के लिए आया था। उन्हीं लोगों ने मारा है दहेज के लालच में। वो बहुत परेशान थी। हमें तो उसकी परेशानी बहुत बाद में पता चली। सभी कुछ तो दिया हमने। ये हो जाएगा कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अगर मैं उसे यहां से जाने ही नहीं देता तो शायद जिंदा होती आज। मधु और संदीप ने इंस्पेक्टर पाथर को दहेज के रूप में दी गई रकम और जेवर वगैरह के डिटेल्स दिए। अर्चना पर होने वाले अत्याचारों के बारे में उन्होंने इंस्पेक्टर को बताया। पोस्टमार्टम हो जाने के बाद अर्चना की बॉडी उसके परिवार वालों को सौंप दी गई। अर्चू, 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 मधु और संदीप के बयान के आधार पर इंस्पेक्टर पाथर ने गायत्री देवी, अजय और विजय को अर्चना की हत्या के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान सुदर्शन लाल भी हरिद्वार से लौट आए थे। बाबूजी, चाय पी लीजिए। रख दो, मन नहीं है। बाबूजी, जो चला गया वो तो चला गया। जो बचे हुए हैं उनसे तो मुंह मत मोड़िए। बहू, सबको अपने किए की सजा इसी जन्म में मिल जाती है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बाबूजी, वकील तो हो ही गया है। अगर आप कुछ लोगों से बात करें तो शायद। एक गलती तो मैं कर चुका हूं। अगर कोशिश करता तो शायद अर्चना बच जाती, लेकिन उसको मारने वालों को बचाकर
मैं दूसरी गलती नहीं करना चाहता। बाबूजी, हमने तो कुछ। हाँ, इतना जरूर कर सकता हूं कि मैं किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहूंगा। इंस्पेक्टर पाथर। जी, मैं सुदर्शन लाल जी के यहाँ से बोल रही हूँ। आप अभी आ जाइए, हमें वो अर्चना का सुसाइड नोट मिला है। What? अच्छा ठीक है, आप रुकिए, मैं आता हूँ अभी। लिखावट तो उसी की लगती है, लेकिन मैं नहीं मानता कि उसने आत्महत्या की है। यह खत उससे जबरदस्ती लिखवाया गया है इंस्पेक्टर साहब। आपके पास अर्चना की हैंडराइटिंग में कुछ और है क्या? जी, उसके कुछ गाने की कॉपी देखिए। इंस्पेक्टर साहब, ये इस लेटर की वजह से वो लोग छूट तो नहीं जाएंगे ना? नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता बिल्कुल भी। देखिए, आपका केस काफी स्ट्रांग है, डोंट वरी। इंस्पेक्टर साहब, इस बीच मारवाड़ी समाज से संदीप को पूरा समर्थन मिल रहा था। जगह जगह जुलूस निकाले गए और दहेज के लालची हत्यारों को कड़ी सजा देने की अपील की गई। पुलिस की तहकीकात खत्म होने के बाद यह केस सेशंस कोर्ट पहुंचा। प्रोसिक्यूशन लॉयर नागपाल ने केस के डिटेल्स कोर्ट के सामने रखे। योर ऑनर, जिस जगह अर्चना की डेड बॉडी गिरी थी, वहां से खून का एक कतरा भी नहीं मिला। इससे बात साफ जाहिर है कि अर्चना की मौत पहले ही हो चुकी थी। अर्चना की मौत के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए मैं अर्चना का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर त्रिपाठी को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा। डॉक्टर त्रिपाठी, अर्चना की मौत की वजह? जी, अर्चना के शरीर में 34 मल्टीपल इंजरीज थे, जिनमें से 20 अंदरूनी चोटें थी। उसके शरीर पर मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे, उसके 10 रिब्स टूट चुके थे, उसका लीवर, स्प्लीन और लंग्स सब बुरी तरह रप्चर्ड थे, जैसे किसी वाइटल रिएक्शन की वजह से हुआ होगा। उसके चेहरे पर नाखूनों के निशान भी थे। अच्छा डॉक्टर, क्या यह सच है कि जब अर्चना की डेड बॉडी को हॉस्पिटल लाया गया तो उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उन फटे हुए कपड़ों से चोटों के कॉरेस्पॉन्डिंग निशान नहीं मिले? जी, ये सच है। योर ऑनर, हर रोज की तरह उस रात भी अर्चना की कस के पिटाई की गई। नहीं मार सकता इसको। ये तो मर गई। अर्चना के मर जाने से ये लोग घबरा गए और इन्होंने इस मौत को आत्महत्या का जामा पहनाने की सोची। अर्चना के खून से लथपथ कपड़े बदलकर उसे दूसरी साड़ी और ब्लाउज पहनाए गए। अर्चना की लाश शायद रात को ही फेंक दी जाती, लेकिन लिफ्ट खराब होने की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। सुबह होने पर जब सीढ़ियों का दरवाजा खुल गया तो अर्चना की लाश को ये लोग खींचकर ऊपर ले गए और उसे नीचे फेंक दिया गया। गायत्री देवी ने इस बात का ख्याल रखा कि कोई भी जेवर अर्चना के जिस्म पर न रह जाए। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप वहां मौजूद थे। योर ऑनर, मैं मानता हूं कि अर्चना की शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी नहीं थी, शायद इसीलिए उसने खुदकुशी की। उसका सबूत है वो सुसाइड लेटर जो अदालत को सौंपा जा चुका है, जिसमें उसने साफ लिखा है कि वो सुसाइड करने की सोच रही है। ऐसे अनडेटेड लेटर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होनी चाहिए योर ऑनर। वैसे भी उसमें सुसाइड की स्पेलिंग SOCIT लिखी हुई है, जबकि अर्चना एक पढ़ी लिखी लड़की थी। एक स्पेलिंग मिस्टेक से इस लेटर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता योर ऑनर। और हैंडराइटिंग एक्सपर्ट और अर्चना का भाई संदीप दोनों इस बात को मानते हैं कि वो लेटर अर्चना का ही लिखा हुआ है। योर ऑनर, चिट्ठी तो जबरदस्ती भी लिखवाई जा सकती है। महज एक चिट्ठी के बिना पर हम इन बातों को तो नजरअंदाज नहीं कर सकते कि अर्चना के शरीर पर वो मंगलसूत्र नहीं था जिसे वो हमेशा पहनती थी। अर्चना के
भाभी का दिया हुआ चाकू, उसकी टूटी हुई चूड़ियों का सीढ़ियों पर मिलना, उसके मृत शरीर को मौका वारदात से जल्दी से हटा देने की कोशिश, योर ऑनर, ये सारी बातों से साफ जाहिर होता है कि अर्चना की हत्या की गई थी, ना कि उसने खुदकुशी की। आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर त्रिपाठी? उसके चेहरे पर नाखूनों के निशान से साफ जाहिर होता है कि उसके साथ हाथापाई की गई थी। उसके वाइटल ऑर्गन्स भी रप्चर्ड हुए हैं, जो बहुत मारने से ही हुआ होगा। लेकिन जिस तरह उसके शरीर पर मल्टीपल इंजरीज हैं, उसे कहना मुश्किल है कि ये सुसाइड था, एक्सीडेंट था या फिर किसी ने उसकी हत्या कर दी थी। चूंकि डॉक्टर त्रिपाठी अर्चना की मौत की वजह ठीक से नहीं बता पाए, इसलिए प्रोसिक्यूशन ने एक मेडिकल बोर्ड बनाया। डॉक्टर अर्चना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि अर्चना की मौत उसे पहुंचाई गई चोटों की वजह से हुई और बाद में उसकी बॉडी को छत से फेंका गया। मैं इस डॉक्टरी जांच के आधार पर मुलजिम गायत्री देवी, अजय और विजय को अर्चना की हत्या का जिम्मेदार ठहराते हुए धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाता हूं। डिफेंस ने इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में अपील दायर की। डिवीजन बेंच के दोनों जजेस एक निर्णय पर नहीं पहुंच पाए कि यह केस आत्महत्या का है या हत्या का। इस वजह से 4 साल की कार्रवाई के बाद यह केस हाईकोर्ट के एक तीसरे जज के पास पहुंचा। सारे डिटेल्स पढ़ने के बाद उस जज ने गायत्री देवी और अजय को अर्चना की मौत का जिम्मेदार मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई, लेकिन विजय को इस इल्जाम से बरी कर दिया। डिफेंस ने इस जजमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे ठुकराते हुए हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। मैं तुझे जीते जी तो खुशी नहीं दे पाया, इस बात का दुख मुझे हमेशा रहेगा। लेकिन एक बात की तसल्ली है कि उन हत्यारों को सजा दिलाकर मैं तेरी आत्मा को शांति दे पाया हूं। गायत्री देवी और अजय दिल्ली की तिहाड़ जेल में अपनी सजा काट रहे हैं। सुदर्शन लाल का कुछ साल पहले देहांत हो गया। मरने से पहले वो अपनी जायदाद से अर्चना के नाम एक ट्रस्ट बना गए। विजय और सुकन्या दिल्ली छोड़कर कहीं और चले गए। संदीप और मधु दिल्ली में ही रहते हैं और दहेज पीड़ित औरतों की सहायता में जुटे हुए हैं। सब बकवास है। सारा दिन जी हुजूरी करो, मर मर के काम करो। जी साहब, हाँ साहब, शाम तक हो जाएगा साहब। हाँ सर, अभी कर दूंगा सर। मेहनत हम करते हैं और नाम हमारे साहब का होता है। बिल्कुल नाइंसाफी है यार। पूरी जिंदगी मुझे पेचकस नहीं चलाना है। एकदम सही कहते हो। अभी जो भी कमाता हूं उससे सिर्फ गुजारा होता है। अभी तो मैं कुंवारा हूं, जब शादी होगी तो मैं क्या करूंगा? ईमानदारी का जमाना ही नहीं रह गया है। बेईमानों का राज चलता है और बेईमानों से बेईमानी से ही निपटना पड़ता है। उसका तो कुछ पता नहीं। थोड़ा पैसा कमाना चाहता हूं। फिर कलकत्ता चला जाऊंगा, जुगाड़ उगाड़ करके बॉम्बे, फिर बड़े शहरों की बात होती है। बॉम्बे जाना है तेरे को? जाऊंगा ना। मैं पहुंचा सकता हूं तुझे बॉम्बे। कैसे? पैसा कमाने का एक बहुत आसान सा तरीका है। थोड़ी सी मेहनत और बस फिर मुनाफा ही मुनाफा। बैंक वैंक तो नहीं लूटना चाहता तू? नहीं, उसमें बहुत खतरा है।
मैं सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? रैंसम। खड़गपुर के मोटर गैराज में काम करने वाले रिचर्ड और शेखर ने उसी रात गैराज से एक जीप चुराई और किडनैपिंग के इरादे से पास ही के दूसरे शहर झारग्राम पहुंचे। ये आसपास के घरों वाले इसी मंदिर में पूजा करने आते हैं। धीरे बोल रिचर्ड, धीरे बोल। क्या खेले? तू बता रहा, तूने तो बुलाया था। चल छुपन छुपाई खेलते हैं। अच्छा ठीक है, पहले मैं छुपता हूँ, तू 10 तक गिन। ठीक है। 1 2 ये इन दोनों बच्चों पर नजर रखना। मैं मंदिर में से देख कर आता हूँ। 6 7 8 9 अरे तू पीछे से कैसे आ गया? वहां से कूद कर लो। चल अब मेरी बारी। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाय। क्या कर रहे हो तुम? ये लो चॉकलेट खाओगे? मुझे पता है तुम्हारा दोस्त कहाँ है। अंकल कहाँ छुपा है? पहले ये चॉकलेट तो खा लो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? अमित। अमित। पापा क्या करते हैं? सज्जू, मेरा सज्जू है ना दोस्त। हाँ। उसके पापा की दुकान में काम करते हैं। कौन संजू? सज्जू मेरा दोस्त जो अभी छुपा है। अंकल कहाँ है वो? वो ना वहाँ छुपा है। वहाँ जा ढूंढ लो उसको। तो दूसरे लड़के का बाप मालदार लगता है। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त तुम्हारा लाडला फिर से गायब है। कौन सी नई बात है? सारा दिन कहाँ गायब रहते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। दूर करे ओम जय जगदीश हरे। तुम्हारे पापा की दुकान कहाँ है बेटे? बड़े बाजार में होने वाली कपड़ों की बड़ी दुकान है। कहाँ है तुम्हारे पापा? आए हैं? हाँ वो रहे। जा संजू से पूछ कब लौटेगा। अमित मैं छिपता हूँ, अब तेरी बारी। और हाँ अंकल, आप मत बताइएगा कि मैं कहाँ छिपा हूँ। संजू चल घर चल, माँ बुला रही है। नहीं मैं खेल रहा हूँ, बाद में आऊंगा। 1 2 3। अमित बेटा बहुत देर हो गई, चलो घर चले। बाबा नहीं बेटा बहुत देर हो गई, चलो। नहीं। ओफो चलो। संजू मैं जा रहा हूँ, कल खेलेंगे। हाँ चलो हो गया, बस हो गया, चलो। तू गाड़ी के पास तैयार रहे, मैं भी आता हूँ। और मुझे कुछ चॉकलेट दे। तुम्हारा दोस्त तुम्हें ढूंढ लेगा अगर इतना शोर मचाओगे तो। चॉकलेट खाओगे? चॉकलेट पसंद है तुम्हें? हाँ। मेरी गाड़ी में और बहुत सारे चॉकलेट पड़े हैं। मैंने दूसरे वाले अंकल को और चॉकलेट लाने के लिए भेजा है। तुम ऐसा क्यों नहीं करते? तुम मेरी गाड़ी में आके छुप जाओ, फिर तो तुम्हारा दोस्त वहां पे तुम्हें ढूंढ ही नहीं पाएगा। अच्छा आइडिया है, चलो। हाँ। चलो संजू, गाड़ी में बहुत बड़ी चॉकलेट रखी है। अंकल तो वो रहे, वो तो चॉकलेट लेने गए थे।
अब तक गायब है। ना तेरे भाई को खाने का होश है ना पढ़ने का। पापा के साथ आ जाएगा, वो भी तो अमित के यहाँ पर गए हैं। संजू आपके साथ भी नहीं आया? आप तो ले आते उसे अपने साथ। मैं कहाँ से ले आता उसे? अमित के यहाँ से पापा, आप वहीं गए थे ना? हाँ, लेकिन संजू तो वहाँ नहीं था। क्यों मजाक कर रहे हो? संजू, संजू, चल अंदर आजा, मैं कुछ नहीं कहूँगी, आजा। अरे भाई वो बाहर नहीं है। अमित के यहाँ नहीं है तो कहाँ गया होगा? नाक में दम कर रखा है इस लड़के ने। आने दो आज उसे। अच्छा, मैं अमित से पता करता हूँ संजू कहाँ है। गुलशन और लक्ष्मी को पहले तो संजू के घर न लौटने पर चिंता नहीं हुई, क्योंकि वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए रुक जाता था। लेकिन जब संजू के किसी भी दोस्त से उसके बारे में कुछ जानकारी हासिल नहीं हुई तो वो घबरा गए। नजदीकी रिश्तेदारों से भी पूछा गया, पर संजू का अता पता किसी को न था। रिचर्ड, क्या हुआ? क्या हुआ? साला पिल्ला बहुत शोर मचा रहा था, सुला दिया उसे मैंने। अब नहीं फुदकेगा कभी। रिचर्ड, तूने तू खूनी है, पागल है, भेड़िया है तू। मुझे काम नहीं करना तेरे साथ। बंद कर और गाड़ी चला, वरना तुझे भी यहीं पर ढेर कर दूंगा, समझा? इसमें हम दोनों साथ। अगर मुझे कुछ हुआ ना तो तेरा नाम भी बता दूंगा, समझा? गाड़ी चला, चल। माँ, संजू आप और पापा से बहुत डरता है। जब वो आए तो उसे डांटना मत। पता नहीं कहाँ होगा, सुबह से कुछ खाया भी है या नहीं। भगवान करे जहाँ भी हो ठीक हो। हेलो, कौन बोल रहा है? नहीं माँ, अब तक कुछ पता नहीं चला। मेरा तो जी बैठा जा रहा है। इतनी देर से तो कभी भी नहीं आया। हाँ, हाँ, नहीं नहीं, हाँ मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। क्या हुआ? संजू मिला? रमेश से पता क्या था? अमित को भी कुछ नहीं मालूम। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं उसे कुछ हो ना गया हो। कुछ नहीं होगा। संजू ने किसी का क्या बिगाड़ा है? हमने भी किसी का नुकसान नहीं पहुंचाया। वो जरूर वापस आएगा, जरूर आएगा। भाई साहब, मुझे तो लगता है कि हमें पुलिस को खबर कर देनी चाहिए अब। लक्ष्मी, मैं आता हूँ। उसी रात गुलशन गुप्ता अपने बेटे संजीव के लापता होने की रिपोर्ट कराने पुलिस स्टेशन पहुंचे। काफी रात हो जाने के कारण पुलिस ने अपनी कार्रवाई अगली सुबह तक रोक दी। गुलशन गुप्ता, लक्ष्मी और रानी ने वो रात जाग कर काटी। हर छोटी सी आहट उनके लिए संजू थी। जा लेकर आ।
आखिरी बार कब देखा उसे आपने? कल सुबह मंदिर में, बाकी सब बच्चों की तरह वो भी खेल रहा था। आपने सब जगह पता कर लिया? सब जगह, अपने हर रिश्तेदार, उसका हर दोस्त, बाजार, सिनेमा हॉल, सब जगह पर। साहब क्या है? देख नहीं रहे मैं किसी से बात कर रहा हूँ? अमित उसका क्या है? साहब मैं रिक्शा चलाता हूँ। आधे घंटे पहले एक सवारी मेरी रिक्शा में ये पैकेट छोड़कर गायब हो गई। क्या है इसमें? पता नहीं साहब, मैंने खोलकर नहीं देखा। खोलो इसे। संजू के कपड़े हैं। मिस्टर गुप्ता, इसमें आपका नाम लिखा हुआ है। Come with 3 lakh rupees to Shiv Temple tomorrow at 6 p.m. Do not inform police. Come alone. If not, I kill. If no money, take loan. कहाँ देखा था तुमने उसे? मुझे ले चलो। कैसा दिखता? मिस्टर गुप्ता प्लीज। वो मेरा बच्चा है, उसके पास में। आप समझने की कोशिश कर नहीं रही। आप जल्दी चलिए मेरे साथ। मिस्टर गुप्ता प्लीज प्लीज। मिस्टर गुप्ता, वो आदमी बहुत खतरनाक हो सकता है। मिस्टर गुप्ता, अगर उसने आपके साथ पुलिस वालों को देख लिया तो आपके बच्चे को नुकसान भी पहुंचा सकता है। हमें बहुत होशियारी से काम लेना होगा। आज से आपके साथ कोई भी पुलिस वाला सिर्फ प्लेन क्लॉथ में रहेगा, समझ गए ना? चलिए आपके घर चलते हैं। आइए प्लीज, आइए। 2 आदमी घर के बाहर सादे कपड़ों में रहेंगे ताकि किसी को भी शक ना हो, और हर 2 घंटे के बाद उनकी ड्यूटी चेंज होगी। सर ठीक है? और तुम घर के अंदर रहोगे। किसी को भी शक हो तो उसे उसी वक्त पकड़ लो। यस सर। ओके। क्या हो रहा है? कौन है ये लोग? यहाँ क्या कर रहे हैं? लक्ष्मी, हमारे संजू को किसी ने अगवा कर लिया। उसने ये कपड़े और ये चिट्ठी भेजी। तो दे दो ना पैसे। ऐसा करो, मेरे सारे गहने बेच दो। पुलिस क्यों? अगर उसे पता चल गया तो संजू को मार भी सकता है। देखिए आप जाइए, हमें नहीं चाहिए आपकी मदद। हम ठीक है, हम किसी तरह पैसे देकर संजू को छुड़ा लेंगे। आप जाइए। लक्ष्मी जरा सोचो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो पैसे लेकर संजू को लौटा देगा। लेकिन अगर उसे पता चल गया कि ये यहाँ पर है तो संजू को मार भी सकता है। आप जाइए, आप कहिए ना इनको जाने के लिए। मिसेस गुप्ता, हम ऐसी कार्यवाहियां पहले भी कर चुके हैं, हमारा विश्वास कीजिए आप। अगर मेरे संजू को कुछ हो गया तो आपके विश्वास का मैं क्या करूंगी? आप क्यों नहीं जाती यहाँ से? लक्ष्मी जरा सोचो, पुलिस की मदद के बिना हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये लोग वर्दी में नहीं रहेंगे। और इसे कभी पता नहीं चल पाएगा कि ये लोग पुलिस वाले हैं। हाँ? पैकेट गुम हो जाने की वजह से रिचर्ड और शेखर को लगा कि उनका खत गुलशन तक नहीं पहुंचा होगा। इसलिए जब गुलशन 50,000 रुपए का इंतजाम कर शिव मंदिर पहुंचा तो उसे वहां कोई नहीं मिला। अगले 4 दिन तक उन्हें संजू की कोई खबर नहीं मिली, और वो 4 दिन संजू के परिवार के लिए बहुत कठिन थे। न उन्हें खाने का होश था, न सोने की परवाह। इस दौरान रिचर्ड और शेखर इसी आस में थे कि किसी तरह वो संजू के पिता से बड़ी रकम ऐंठ सकें। इसलिए वो टेलीग्राम करने मिदनापुर गए। क्या है? तुम टेलीग्राम करो, मैं इसे ठीक करा के आता हूं। टेलीग्राम आया। Last chance for transaction. If you want your item, await instruction.
उस टेलीग्राम में मिदनापुर की मोहर थी। इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल को मिदनापुर पोस्ट ऑफिस जाने को कहा। पुलिस कांस्टेबल को वहां से रिचर्ड के हाथ का लिखा ओरिजिनल टेलीग्राम फॉर्म मिल गया, लेकिन रिचर्ड का हुलिया किसी को याद नहीं था। अगले 9 दिनों तक गुलशन और उसके परिवार वालों को संजू की कोई खबर नहीं मिली। हेलो, गुलशन गुप्ता का फोन दो। जी मैं बोल रहा हूँ। अपने बच्चे की कीमत देने को तैयार हो? हाँ 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 तैयार हूँ। क्या चाहिए तो भाई साहब आपको? 3 लाख। 3 लाख? इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है भाई साहब। तो ठीक है फिर, अपने बच्चे को इसके बाद। नहीं 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 नहीं, संजू को कुछ मत करना। देखिए भाई साहब, मेरा यकीन कीजिए, मेरे घर पर पैसे, इतना पैसा नहीं है। कितने हैं? यही कोई 50,000। साले बनिए, अपने बच्चे के लिए भी भाव करता है। कम से कम 1 लाख लेकर आना। हाँ, कब और कहाँ पे? मैं बाद में बताऊंगा। देखिए भाई साहब, अगर आप अभी बता देते तो। 4 दिन बाद मैं फोन करूंगा, इंतजार करना। जी ठीक है, लेकिन हेलो हेलो हेलो। हाँ, मैं प्रबल बोल रहा हूँ। अब पता करो अभी भी जो 159 पे फोन आया वो कहाँ से आया। हेलो जी, 1 मिनट आपके लिए। हेलो जी, हाँ 1 मिनट। हाँ जी, हाँ अच्छा। हमें उस जगह का पता चल गया है जहां से फोन आया, खड़गपुर में। अगर उसने दोबारा वहां से फोन किया तो जरूर पकड़ा जाएगा। बंद कर अपना ये शोर। जैसा तू वैसा तेरा ये रेडियो कबाड़। क्या कहा तूने? क्या कहा? फिर से क्या? कबाड़, कचरा, निकम्मा। ये देख, तू मुझसे तमीज से बात किया कर। नहीं तो क्या कर लेगा तू? है? क्या कर लेगा? 15 दिन से पाल रहा हूं तुझे। तू जैसा निकम्मा मेरे ही हाथ लगना था। हाँ, तू तो बहुत काम का है ना। बच्चे उठाएंगे, पैसे कमाएंगे, खूब कमाई हो रही है आज तक। कल वो पैसे जरूर ले आएगा। 30 मार्च 1981 को पुलिस ने खड़गपुर के उस पब्लिक कॉल बूथ के आसपास अपना जाल फैला दिया जहां से उन्हें उम्मीद थी कि अपहरणकर्ता फोन करेंगे। इंस्पेक्टर उज्जवल अपने कुछ साथियों के साथ वहां पर सादे कपड़ों में मौजूद थे। देखिए, जब आदमी यहाँ आए और झाड़ग्राम के लिए 159 पर कॉल बुक करे तो आप हमें इशारा करेंगे। कैसे? आप गिलास से बाहर पानी फेंकेंगे, हम लोग सामने सड़क पर खड़े होंगे। समझ गए ना? साहब, वो आदमी ज्यादा खतरनाक तो नहीं? आप घबराइए मत, हम हैं आपके साथ। सुनो, हम दोनों सड़क पे उस पार खड़े होंगे और तुम दुकान के करीब वहां पर इंतजार करोगे। हो सकता है कि इंतजार काफी देर तक करना पड़े, लेकिन वो आदमी हाथ से नहीं निकलना चाहिए। समझ गए ना? ओके, कम ऑन। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं, सोचा एक पान खा लूं। पान? टाइम क्या हुआ? टाइम कुछ 11:15 बज रहे होंगे। देखो, फोन लगाने में आधा घंटा तो लगेगा ही, जल्दी करना।
अगर आज ही पैसे मिल जाए ना तो मैं कलकत्ता भाग जाऊंगा। एक सादा जोड़ा पान लगाना। तू पान लगवा, मैं कॉल बुक करा के आता हूँ। जल्दी करना। हाँ ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ। एक कॉल बुक करना है। नंबर बोलिए। झाड़ग्राम 159। क्या बात है, क्या देख रहे हैं? कभी आदमी नहीं देखा है क्या? नहीं नहीं, वो बात नहीं है। आप नंबर मिलाइए, मैं जरा हाथ धो लेता हूँ। वो बच्चा कहाँ है? क्या रखे? अरेस्ट हिम! थोड़ा देखें। उसी रात शेखर को भी खड़गपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। इंस्पेक्टर उज्जवल शेखर और रिचर्ड को झाड़ग्राम ले आए। हेलो, कितने लोग हैं? और संजू? अच्छा, क्या हुआ? संजू मिल गया? क्या कहा उन्होंने? अरे किसका फोन था, बताते क्यों नहीं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब? वो कहते हैं किडनैपर्स पकड़े गए, लेकिन संजू वहां नहीं। मैं थाने जा रहा हूँ। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। चलो। हाँ, लेकिन रानी, दीनानाथ जी के वहां छोड़ के जाएंगे ना? आज जो भी करना है जल्दी करो। रानी, रानी। अगर मुझे तेरी जान भी लेनी पड़े तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, लेकिन तेरी जान लेने से पहले अच्छी तरह से जान लूंगा कि बच्चा कहाँ है। बोल हरामजादा है, बोल बच्चा कहाँ है, बोल। वो हम नहीं थे, हमने कुछ नहीं किया, हम किसी बच्चे को नहीं जानते। तुम मिस्टर गुप्ता के घर फोन क्यों किया था? मुझे रिश्तेदार लगते हैं क्या? बोल हरामजादा है, बच्चा कहाँ है, बोल। चाहे जितना भी मार लो, चाहे जान से मार डालो, कुछ पता नहीं चलेगा। फिर ढूंढते रहना उस बच्चे को। हरामजादे, मैंने जब तेरे को ढूंढ लिया है तो उस बच्चे को भी ढूंढ लूंगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। बोल बच्चा कहाँ है? सर, मिस्टर गुप्ता आए। मिस्टर गुप्ता, ठीक है, मैं आता हूँ। संजू कहाँ है? यही है ना? बुलाइए उसे। बहुत ही ढीठ हैं दोनों, अभी तक कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बताया। ये भी नहीं बताया कि आपका बेटा कहाँ है, लेकिन उगल देंगे, सब कुछ बता देंगे। लेकिन अगर संजू उनके किसी और साथी के पास हुआ तो? मैं तो कब से कह रही हूँ, ये पुलिस के बीच में पड़ने से सब गड़बड़ हो जाएगी। देखिए, आप मुझे उनसे मिलने दीजिए, मैं उनसे पूछती हूँ। हम दोनों पैसे देने को भी तैयार हैं, वो जरूर मुझे बता देंगे। देखिए मिसेस गुप्ता, ये मेरी जिंदगी का पहला किडनैपिंग का केस नहीं है। ऐसे अपराधियों से मुझे अच्छी तरीके से निपटना आता है। तो फिर अभी तक आप संजू का पता क्यों नहीं लगा पाए? पता नहीं कब ये सब खत्म होगा, कब हमें संजू मिलेगा। सब कुछ बताने को तैयार है, थोड़ी सी और करो। तो ठीक है, जैसे तेरा दोस्त बोलता है वही बात मान लेते हैं।
रिचर्ड कहता है कि ये सारा तेरा प्लान था। तेरे को मालूम है कि बच्चा कहाँ है? वो कहता है कि वो तो सिर्फ एक प्यादा है, सारी चालें तू चल रहा है। क्या सचमुच ऐसा बोला? तेरे को उसका स्टेटमेंट दिखाऊं? झूठ बोल रहा है, कमीना, झूठ बोल रहा है। अगर तुम सब कुछ सच सच नहीं बताओगे तो हम उसे छोड़ देंगे और तुम सारी उम्र यहीं सड़ते रहोगे। मत बताओ, ये सब रिचर्ड का रचा हुआ खेल है। शेखर ने इंस्पेक्टर उज्जवल को किडनैपिंग की प्लानिंग से लेकर झाड़ग्राम पहुंचकर संजू के अपहरण और फिर उसके कत्ल के बारे में सब कुछ बता दिया। मार डाला? तुम लोगों ने उस बच्चे को मार डाला? क्यों? क्यों मार डाला? शेखर इंस्पेक्टर उज्जवल को उस जगह ले गया जहां उन्होंने लाश को दफनाया था, लेकिन जमीन गीली होने की वजह से कुछ ही दिनों में लाश इतनी बुरी तरह सड़ चुकी थी कि उसको पहचान पाना लगभग नामुमकिन था। संजू कहाँ है? आप बैठिए मिसेस गुप्ता। नहीं, मुझे संजू से मिलना है पहले। आप बैठिए तो सही, मैं सब कुछ बताता हूँ आपको। आप भी बैठिए मिस्टर गुप्ता प्लीज। क्या क्या हुआ? क्या आप जल्दी बता दीजिए। क्या बात है? आप चुप क्यों है? मिस्टर गुप्ता, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक बहुत ही बुरी खबर है। उन लोगों ने संजू को जिंदा नहीं छोड़ा। मैंने कहा था ना, मैंने कहा था ना, कुछ मत दो पुलिस के हाथ, वो लोग उसे मार डालेंगे। मार डाला ना उसे, मार डाला ना। पैसे तो चाहिए था, दे देते, मेरे गहने दे देते, सब कुछ दे देते। पुलिस ने मार डाला ना उसे। तुमने मार डाला मेरे बेटे को। तुमने मार डाला मेरे बेटे को। तुमने। लाश बहुत ही बुरी हालत में मिस्टर गुप्ता। अगर आप उसे देखकर पहचान लेते तो। संजू को मरे 3 हफ्ते से ऊपर हो चुके हैं और अभी तक हम उसका अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। मिस्टर गुप्ता, हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए ये साबित करने के लिए कि वो लाश संजू की है। क्या जरूरत है? हमें बस संजू दे दीजिए और हमें जाने दीजिए यहाँ से। मिसेस गुप्ता, क्या आप ये नहीं चाहती कि जिन लोगों ने आपके बच्चे का यह हाल किया है उन्हें सजा मिले? कितना इंतजार करना होगा? देखिए, ऐसे मामलों में हम शरीर का एक हिस्सा परिवार वालों को दे सकते हैं। नहीं चाहिए मुझे टुकड़े, पूरा। ओम श्री अग्निदेवाय भूमंडल आवाहनम चिता मध्ये दशोगात निर्जीव अग्नये स्वाहा। अग्नि प्रकट कीजिए। गुलशन और लक्ष्मी के जोर डालने पर इंस्पेक्टर उज्जवल ने उन्हें उस लाश की पेल्विक बोन दे दी। संजू के परिवार वालों ने उस हिस्से से अंतिम संस्कार कर दिया। इनकार करता है? वो तुझे बेवकूफ बना रहा है। वो लाश संजू की हो ही नहीं सकती। ये सब
सिर्फ मुझे फंसाने के लिए बोल रहा है। लाश संजू की है तो झूठ बोल रहा है। तो साबित करो ना। लाश इतनी बुरी हालत में थी कि उसको पहचानना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। बच्चा कहाँ है ये सिर्फ मैं ही जानता हूं। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें ये कभी पता नहीं चल सकेगा कि वो बच्चा कहाँ है। कुछ दिनों बाद मामला सेशंस कोर्ट में पहुंचा। अदालत में रिचर्ड और शेखर ने निर्दोष होने का दावा किया, लेकिन इंस्पेक्टर उज्जवल ने उनके खिलाफ ठोस सबूत जुटा लिए थे। रिचर्ड को गिरफ्तार करने के बाद सबसे पहले मैंने उसकी लिखाई का नमूना लिया। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट भी यही बताती है कि रिचर्ड की लिखाई बंडल में मिली चिट्ठी की लिखाई और टेलीग्राम की लिखाई से मेल खाती है। योर ऑनर, इसमें कोई शक नहीं कि संजीव का अपहरण और उसकी हत्या इन दोनों ने की है। मेरे बेटे का कत्ल करने के बाद भी इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर भी पैसा मांगते रहे। वो दफनाई गई लाश मेरे बेटे की ही है, योर ऑनर। इन दरिंदों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल नहीं जज साहब, ये खून मैंने नहीं किया है। अपनी खाल बचाने के लिए ये शेखर झूठ बोल रहा है। ये सब इस इंस्पेक्टर की साजिश है। जज साहब, ना वो बच्चा मरा है और ना ही मैंने उसे मारा है। ये लाश उसकी हो ही नहीं सकती। ये शेखर झूठ बोल रहा है जज साहब। जज साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। अगर मैं झूठ बोल रहा होता तो मुझे कैसे पता होता कि वो बच्चे की लाश वहीं उसी जगह दबी हुई है। जज साहब, इस रिचर्ड ने मेरे सामने बच्चे को मार डाला और हम दोनों ने उस बच्चे को दफना दिया। चूंकि गुलशन और लक्ष्मी लाश को पहचान नहीं पाए थे और रिचर्ड के बार बार ये कहने से कि वो लाश संजू की नहीं है, ये केस काफी खिंच गया। अब सब कुछ उस लाश के रासायनिक परीक्षण पर निर्भर था, लेकिन पेल्विक बोन के बिना यह काम मुश्किल था। इस परीक्षण में 1 महीना लग गया। इस दौरान लक्ष्मी की उम्मीद फिर जागने लगी कि शायद संजू जिंदा है, लेकिन अब केस जीतने का मतलब यह मानना था कि संजू मर चुका है। मैं आपको बता रही हूँ, कोर्ट में जाने से कुछ नहीं होगा। संजू जिंदा है। वो रिचर्ड कह तो रहा है कि उसने संजू को कहीं छिपा रखा है। देखिए, आप एक बार उससे पैसे की बात करके देखिए ना, शायद वो। संजू अब जिंदा नहीं है लक्ष्मी, इस सच्चाई को मान लो। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि हमें अदालत में यह साबित करना है कि वो लाश संजू की ही थी, ताकि उन हत्यारों को सजा मिल सके, कड़ी से कड़ी सजा। बल्कि मैं तो कहता हूं कि तुम भी अदालत नहीं। कभी नहीं मानूंगी, कभी नहीं मानूंगी। लेबोरेटरी की रिपोर्ट भी यही बताती है कि जो शव मिला उसके चेहरे और सिर का ढांचा संजीव की तस्वीर से मिलता था। यही नहीं, शव के बाल और डेंटल स्ट्रक्चर के एग्जामिनेशन से बात साफ है कि वो संजू का ही शव था, योर ऑनर। यह अदालत ने रिचर्ड को फांसी की सजा सुनाई और शेखर को उम्र कैद की। इस फैसले के खिलाफ दोनों ने हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन दोनों अदालतों ने सेशंस कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। हम केस जीत गए लक्ष्मी।
रिचर्ड ने कम से कम 6 बार राष्ट्रपति से रहम की अपील की, लेकिन सभी नामंजूर हो गईं। उसे 1986 में फांसी हो गई। शेखर आज भी पश्चिम बंगाल की एक जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। उसकी सजा सन 2002 में पूरी होगी। रानी की शादी हो चुकी है और वो अपने परिवार के साथ कलकत्ता में रहती है। गुलशन और लक्ष्मी आज भी झारग्राम में उसी घर में रहते हैं। वो आज तक अपने बेटे की दर्दनाक मौत से नहीं उबर पाए हैं।